बांटी जा रही है। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सरकारी तनख्वाह को मुजाहिद के परिवार वालों को देते तो हम इस मुद्दे को चर्चा में ना लेकर आते। लेकिन जो पैसा मुआवजे के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी खालिद मुजाहिद को मुआवजे के तौर पर देना चाहते हैं, वो उनका पैसा नहीं है, ये हमारा पैसा है, ये जनता का पैसा है, ये टैक्स का पैसा है। हमारा पैसा बिना हमारी मर्जी के किसी संदिग्ध आतंकवादी के परिवार वालों को देने का तुक क्या है, ये बड़ा सवाल है। यूपी की सियासत में मचा भूचाल, हर कोई पूछे एक ही सवाल, आतंकी को मुआवजा क्यों? जी, पहले इस पूरे मामले पर एक नजर डाल लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने हूजी के संदिग्ध आतंकी खालिद मुजाहिद के परिवार वालों के लिए मुआवजे का ऐलान किया तो सियासी हलकों में भूचाल आ गया। ये वही खालिद मुजाहिद है जिस पर लखनऊ, वाराणसी और फैजाबाद की कचहरियों में धमाके करने के आरोप हैं। आपको बता दें कि 18 मई को खालिद मुजाहिद की फैजाबाद से पेशी पर वापस लाने के दौरान संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। सरकार ने खालिद की मौत की सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी, लेकिन इस बीच मौत पर सियासत भी हावी हो गई। सरकार ने खालिद के परिवार वालों को 6 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। उनके समर्थकों ने या उनके परिवारजनों ने जो भी मांग किया इसकी निष्पक्ष जांच के लिए, उनकी मांग थी कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल इस पर निर्णय लिया और सीबीआई जांच के लिए उन्होंने अपनी संस्तुति केंद्र सरकार को भेज दी है। उनके परिवार को आर्थिक सहायता और मुआवजे के रूप में भी एक धनराशि की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। इधर खालिद मुजाहिद के परिवार को मुआवजा देने के मामले को हाईकोर्ट में चुनौती भी दी गई है। याचिकाकर्ता नूतन ठाकुर के मुताबिक खालिद आज भी सरकारी दस्तावेजों में एक आतंकी है और एक गंभीर घटना का आरोपी है, इसलिए सरकार ने मुआवजा देकर संविधान का भी उल्लंघन किया है। अभी भी खालिद मुजाहिद जो है वो सरकारी अभिलेखों में आतंकवादी हैं और उनके ऊपर उसी में मामला भी, कोर्ट में भी मामला चल रहा था। और आतंकवादी अभिलेखों में होने के बावजूद भी सरकार द्वारा जिस तरह से 6 लाख का मुआवजा दिया गया है वो न कि संविधान की मंशा के खिलाफ है, बल्कि गलत संदेश भी देता है जनता के बीच में। उधर कांग्रेस के लिए आगे कुआं तो पीछे खाई दिखाई देती है। मुआवजे का विरोध करती है तो मुसलमान गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए कांग्रेस नेता ऐसी बात करते हैं जो हमें तो समझ नहीं आई, आपको आती हो तो आप समझिए। सरकार की जवाबदेही बनती है, वो जवाब दे इस बात का कि आखिर में एक व्यक्ति की रक्षा करने में क्यों नाकाम हुई। हो सकता है कि खालिद से कुछ बहुत सारी और चीजें जानकारी मिलती है। उधर बीजेपी को तो कांग्रेस और सपा पर वार करने का एक और मौका मिल गया। बीजेपी का कहना है कि परिवारों को मुआवजा बांटने से आतंकियों का हौसला बढ़ेगा। 6 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देकर राज्य सरकार अपराधियों और आतंकवादियों का मनोबल बढ़ा रही है। पुलिस और प्रशासन, एटीएस और एसटीएफ के मनोबल को गिरा रही है। भारत की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा को खतरा बढ़ा रही है। प्रदेश की सामान्य कानून व्यवस्था को पलीता लगा रही है। एक घटना की 3-3 जांच पहले ही विधि के विरुद्ध कार्य कर रही है। यूपी सरकार की मुआवजा नीति पर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं। चाहे कुंडा में मारे गए डीएसपी जियाउल हक के परिवार को नौकरी देने की बात हो या फिर अन्य घटनाओं में मारे गए लोगों के परिवार वालों को मुआवजा, सरकार करोड़ों रुपए मुआवजे में बांट रही है, लेकिन नीति अभी तक स्पष्ट नहीं है। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर दिल्ली से हमारे साथ हैं। लखनऊ आपको लेकर चलेंगे, आबिद हुसैन साहब हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। विजय बहादुर पाठक साहब हैं, आप एक शानदार वक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। आबिद हुसैन साहब जी, ये गजब की मुआवजा नीति है भाई। पैसा किसी और का, बांट के मलाई खाएं कोई और उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के वो नेता जो एसएमएस करके हमको बोलते थे कि भैया आजकल नाराज हैं क्या, बुलाते नहीं शो में,
वो नेता भी इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं। गजब हो गया भाई। अंधेरगर्दी मची है क्या? प्रदेश में मंदिर बांट हो रहा है क्या? कि जनता के पैसे को कौन कहां पे किसके साथ बांटे? अतुल, थोड़ा संकोच कांग्रेस को भी है। नहीं, इसलिए मैं सवाल कांग्रेस से पहले बड़ा नाजुक है, थोड़ा संकोच में कांग्रेस भी है। नहीं, मैं आपको इसमें बगैर संकोच के सारी बात बताना चाहूंगा। जी, ऐसा है कि मैं ये बात, कांग्रेस के लोग हों या हम लोग हों, हमेशा ये बात कहते रहे हैं कि मौजूदा प्रदेश सरकार की कोई नीति स्पष्ट है ही नहीं, ना किसी इशू पर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पर भी क्लियर नहीं है, किसी चीज पर भी क्लियर नहीं है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है और इसके ऊपर एक व्यापक जांच होनी चाहिए। इस बात के लिए जो अभी आपके टेलीविजन चैनल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने उनकी मौत के लिए सीबीआई की जांच की सिफारिश की है। हमारा कहना यह है कि खाली मौत की सीबीआई जांच नहीं होना चाहिए, जांच तो पूरे प्रकरण की होनी चाहिए कि ये गिरफ्तार हुए थे तो इनका सर्विलांस के जरिए इनको कहीं आतंकी माना गया था, इनके खिलाफ कोई चार्जशीट पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन या आईबी ने कोई सबमिट की है, अगर इनकी जांच के खिलाफ कोई रिपोर्ट सबमिट हुई है तो मुलजिम और मुजरिम का फर्क वहीं से समझ में आने लगता है। हाँ, मुलजिम कोई भी हो सकता है। जी सुनिए, मुलजिम तो कोई भी हो सकता है, लेकिन मुजरिम वही होगा जिसके खिलाफ जांच में कोई चीज पाई जाए। अब ये अगर सरकार जेल में रहने वालों की भी हिफाजत ना कर पाए और जेल से बीमार हैं कि नहीं है, और अगर वहां से कहीं एक जगह से दूसरी जगह लाए जा रहे हैं, वहां अगर उनकी सेहत और डॉक्टर परमिशन नहीं देता, ऐसी सीरियस कंडीशन थी, इन सब चीजों की जांच होनी चाहिए। और ये भी जांच होनी चाहिए कि अगर ये जिंदा रहते तो इनकी जांच से ये बेकसूर साबित होते या और भी चीजें खुलकर सामने आती। आबिद साहब, मुझे एक सेकंड की इजाजत दीजिए, मैं कुछ तथ्य रख दूं सामने। जी, आप कहें। ये जो खालिद थे, इनके खिलाफ शासन ने जांच की, जांच एजेंसियों ने जांच करने के बाद संबंधित अदालत में चार्जशीट पेश हुई, जिसमें बाकायदा इनको कुख्यात आतंकी संगठन हुजी से संबद्ध बताया गया, उसके प्रमाण रखे गए और प्रथम दृष्टया ये दोषी लगे अदालत को, इसलिए केस आगे प्रोसीड किया। और अभी तात्कालिक टिप्पणी अदालत की बता दूं, जब हुकूमत उत्तर प्रदेश ने अदालत में दरख्वास्त दी कि शासन को लगता है कि अब इनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि मुकदमा तो शासन बनाम होगा, तो अदालत ने इस बात की अनुमति नहीं दी। अदालत ने जो जेस्चर दिया, मैं अपने शब्दों को बहुत ध्यान से चुन रहा हूं, अदालत ने जो जेस्चर दिया उसमें उसने कहा कि यह काम अदालत करेगी, ये दोषी है या निर्दोष, सरकार इस पचड़े में नहीं पड़े। और उन्होंने केस विड्रॉल की जो एप्लीकेशन थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, उसको रिजेक्ट कर दिया। जी, यानी अदालत ने माना कि यह आदमी उतना दोषी तो है कि मुकदमा चले। जी, और जस्टिस कल्पना मिश्रा जी की अदालत में ये पूरा मामला लाया गया था और जस्टिस कल्पना मिश्रा जी ने इस याचिका को सिरे से खारिज करते हुए अखिलेश यादव की सरकार को कड़ी लताड़ लगाई थी। फटकार से मामला आगे बढ़ चुका था, लताड़ लगाई थी हुसैन साहब। और सरकार का एक पक्ष और देखिए, जैसे ही सरकार की नजर में संत घोषित किए जाने योग्य माननीय आदरणीय गणमान्य खालिद साहब का इंतकाल हुआ, उनको मुआवजे का ऐलान किया गया, उसके तुरंत पहले अखिलेश यादव जी ने कहा कि नहीं, उनकी मौत तो बीमारी से हुई, और यह कहा कि इनके जो चाचा थे, संत खालिद साहब के जो चाचा थे जहीर आलम साहब, इन्होंने पिछली सरकार में तमाम सीनियर लेवल पर रहे पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ, एडीजी हो, डीजी हो, डीजी टेक्निकल हो, तमाम दूसरे लोगों के खिलाफ 302 और 120 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। और हमारी आज की सरकार इतनी बड़ी होशियार कि इन्होंने सबके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर दिया। नहीं, आज का सवाल बहुत केंद्रित है। बात है भाई आबिद साहब, आज बहुत केंद्रित फोकस्ड सवाल सिर्फ इतना सा है। मैं पूरी विवेचना में आज बहस नहीं ले जाऊंगा, वरना आधा घंटा कम पड़ेगा। क्या एक कथित आतंकवादी की मृत्यु पर हुकूमत सरकारी खजाने से पैसा दे सकती है मुआवजे के तौर पर? बस इसके पक्ष और विपक्ष में मैं जनता से राय लेने के लिए आया हूं हुसैन साहब, सिर्फ इतने मुद्दे तक। देखिए ये जो बात आपने कही है, हालांकि ये
इस बहस में जब जाइएगा तो थोड़ा सा इधर उधर की बात करनी पड़ेगी, लेकिन समय कम है और आपने जो कहा आधे घंटे में बात को आप बहस कंक्लूड करना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि जब तक ये साबित नहीं होता, न्यायपालिका की किसी भी कार्रवाई पर हमें टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। लेकिन अगर न्यायपालिका से कोई दोषी पाया जाता है तो एक कानून का सीधा रास्ता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट, अरे भाई न्यायपालिका से अगर मुआवजे का सवाल है, सुनिए हुसैन साहब, अगर माननीय खालिद साहब को अदालत बेकसूर करार देती तो अखिलेश यादव जी उन्हें इंग्लैंड से कोहिनूर का ताज लाके पहना देते, मुझे दिक्कत नहीं थी। समझ रहे हैं आप? लेकिन अदालत ने चूंकि उनको प्रथम दृष्टया संदिग्ध माना, आतंक में लिप्त होना पाया गया संदिग्धता के आधार पे, परिस्थितिजन्य साक्ष्य मिले, इसी के चलते विद्वान न्यायाधीश ने अदालत में उनके खिलाफ केस जारी रखा। दैट डजंट मीन कि वो निर्दोष साबित हो गए। भाई दोनों कंट्राडिक्टरी स्टेट गवर्नमेंट के दोनों कंट्राडिक्टरी स्टेप हैं। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं जी। एक तरफ अगर वो ये कह रहे हैं कि ये बीमार थे और मरे, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम इनको मुआवजा दे रहे हैं, तो मुआवजा देने का मतलब ये हुआ कि या तो स्टेट सरकार ये मान रही है कि वो बेकसूर थे और मर गए, इसलिए मुआवजा दिया जाए। आप हाँ या ना बताइए हुसैन साहब, मुआवजा देना सही या गलत? देखिए, मुआवजा आतंक के खिलाफ जब तक के क्लियर ना हो जाए कि वो आतंकवादी नहीं है, तो आप किसी भी मरने पर किसी भी प्रदेश की सरकार को मुआवजा देने का हक है, लेकिन आतंकी को मुआवजा दिया जाना कहीं मुनासिब नहीं है। खालिद साहब, मैं बार बार साहब इसलिए कह रहा हूं कि कुछ एक लोगों की भावनाओं को मैं आहत नहीं करना चाहता, उन्हें आतंकवादी कह के। वो सत्ता के लोग भी हो सकते हैं। नहीं, सरकार ने भी उनको श्री कहा है, इसलिए आप कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, वरना बार बार फोन आ जाते हैं, लोग फोन कर देते हैं मुद्दों पर कि साहब आपने ऐसा क्यों कह दिया, साहब आपने ऐसी क्यों खबर दिखा दी, आपको नहीं दिखानी चाहिए थी। दखल देखी, और मीडिया से आजकल वैसी नाराज चल रहे हैं सरकार। पाठक जी, सवाल मेरा यही है कि आप अपनी निजी तनख्वाह से जो चाहें वो करें, लेकिन आप हमारे और बाकी जनता के पैसों का इस तरह से आप बंदरबाट नहीं कर सकते भाई। देखिए, अमिताभ जी ने कहा कि एक विषय पर केंद्रित है, इसलिए मुआवजे की कोई नीति बननी चाहिए। हाँ। और ये इससे पहले भी जब कुंडा में मुआवजा दिया गया, जब देवरिया जाके मुआवजा दिया गया, तो ये सवाल समाचार प्लस ने उस विषय को उठाया था। हाँ। और यह विषय आगे भी चल के उठते रहेंगे जब तक ये सरकार नीति नहीं बनाएगी, क्योंकि यह जो पैसा है वो जनता का पैसा है। हाँ। और जनता का पैसा एक नीति के तहत खर्च होना चाहिए। जब इस तरह का पैसा खर्च होगा तो ये सवाल उठेगा और सवाल का जवाब सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। हाँ। नहीं, और जिस तरह से नहीं, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि जब वहां पर आप कुंडा में जो यादव बंधु हैं वो अपनी आपसी रंजिश को सुलटाने के चक्कर में खुद सुलट गए, आप उनको मुआवजा दे रहे हो। यहां पे आप आतंकवादियों को मुआवजा दे रहे हो जो आतंक के आरोपी हैं, जिनको अदालत ने क्लीन चिट नहीं दी। अतुल जी, मैं इसीलिए आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि इस विषय को पिछले 14-15 महीने से लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि मुआवजे की नीति बने। इटावा में नाव दुर्घटना में लोग मर गए, मुआवजा नहीं दिया गया। जब आप लोगों ने खबर उठाई, बाकी सारे लोगों ने बोला, तब जाके मुआवजा बता। उनके अपने गृह जनपद में एटा में दुर्घटना हुई, 50-50 हजार मुआवजा मिला। दुर्घटना के लिए मुआवजे की जो राशि है वो राहत के लिए दी जाती है, जो अचानक घटना घटित हुई है। पर यह सरकार तो उस पैसे से राजनीति कर रही है, और जब जहां जैसा स्थिति होती है वैसा स्टेटमेंट हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव के, लोकसभा के जैसे नजदीक आ जा रहे हैं, चुनाव की दुकानें सज गई हैं। हाँ। और हर आदमी अपने स्टोर में अपने हिसाब से माल बेच रहा है। कल केंद्र के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री लखनऊ में थे, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र के अल्पसंख्यक कल्याण के पैसे का खर्चा नहीं कर रही है। और आज जब संयुक्त संवाददाता सम्मेलन हुआ तो सारे लोगों ने कहा कि नहीं साहब, वो मिलना चाहिए आरक्षण। तो बाहर अलग बात, और जब साथ साथ होंगे तो अलग अलग बातें। तो कुल मिलाकर के चुनावी हथकंडे के तहत ये सरकार का उठाया गया कदम है, और इस विषय पर अखिलेश यादव को जवाब देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कल इस सारे मुद्दे को लेकर के सारे जिला केंद्रों पर हम दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं राज्यपाल को संबंधित, और कल राज्यपाल से पार्टी के वरिष्ठ लोग भी मिलेंगे। आगे जब विधानसभा का सत्र चलेगा हम इस विषय को उठाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें। अमिताभ मित्र जी, मुझे एक चीज समझ में आती है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप यादव
और मुसलमान हैं, और अगर आप किसी भी मुद्दे पर आप छत से धोखे से गिर गए, आपका मकान बन रहा, घर से नीचे गिर गए, आप पैर टूट गया आपका, आप धरने में बैठ जाइए कि साहब मुझे मुआवजा चाहिए, आपको मुआवजा मिलेगा। नहीं, मैं गजब नीति है भाई। मैं तो दो